मेरे स्टूडेंट लोग मुझे अपना फीडबैक देते रहते हैं। हर एक वीडियो में, हर लेक्चर के बाद में मुझे किसी न किसी का कमेंट, किसी न किसी का फीडबैक मिल जाता है। साउंड क्वालिटी को लेकर के, इम्प्रूवमेंट को लेकर के, कंटेंट को लेकर के, या फिर मेरा पढ़ाने का जो तरीका है उसको लेकर के अपने अपने व्यूज सभी देते रहते हैं और मोस्ट वेलकम है सबका। बट इस बार सबसे अजीब क्या हुआ, जो मेरे साथ काम करने वाले जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे साथ वाले टीचर्स हैं, उन्होंने बड़ा अजीब अजीब फीडबैक दिया मुझे इस बार। रवि सर का कहना है कि सर आप एक अच्छी क्वालिटी का माइक यूज करो, उससे आपकी साउंड क्वालिटी इंप्रूव होगी। मोहित सर का ये एनालिसिस है कि सर आपकी बोलने का तरीका ही ऐसा है, आप जब कभी हमसे भी बात करते हो तो आप इसी तरह से स्लो वॉइस में बोलोगे, हमने आपको कभी जोर लगा करके बोलते हुए नहीं सुना। कपिल सर का ये मानना है कि सर आप दम लगा के बोला करो, आप आस्था बोलते हो। वहीं पर सगीर शेख साहब का कहना है कि कोई बात नहीं है, धीरे धीरे साउंड क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी। वहीं हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट शाहिद महमूद सर हैं, मेरे सीनियर हैं। बाकी सभी जो मेरे साथ वाले फ्रेंड्स हैं, सबने अपना अपना फीडबैक दिया, अपना अपना एनालिसिस दिया। शाहिद सर ने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया, उन्होंने सीधा अपने पास से ये माइक उठाया और मुझे गिफ्ट कर दिया। बोला अब की बार जब नेक्स्ट लेक्चर बनेगा तो आप इस माइक का यूज करना, डेफिनेटली आपकी साउंड क्वालिटी कुछ हद तक इंप्रूव हो जाएगी। तो आज मैं सारे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, जिसने जो जो फीडबैक दिया है, जो जो एडवाइस दी है, मैं सबको अप्लाई करके इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं और शाहिद सर का माइक हाथ में पकड़ के एकदम मुंह के सामने रख के बोल रहा हूं, सो दैट मेरी आवाज थोड़ी सी इंप्रूव हो। तो मेरी साउंड क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट की उम्मीद के साथ मैं आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। आज हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव फार्मिंग। देखिए, इस तरह की फार्मिंग में क्या होता है, अकेला किसान खेती नहीं करता है, छोटे छोटे बहुत सारे किसान मिलकर के ग्रुप बना लेते हैं। फिर वो पूरे ग्रुप में क्या करते हैं, जिसके पास जो रिसोर्स होता है उस रिसोर्स को पूरे ग्रुप में वो बांट लेता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक किसान के पास एक ट्रैक्टर है, बाकियों के पास ट्रैक्टर नहीं है, तो वो एक ट्रैक्टर वाला किसान क्या करता है, अपनी जमीन पर भी उसी ट्रैक्टर से काम करता है। उसके बाद जो उसके साथ जो ग्रुप मेट्स हैं, उन सभी ग्रुप मेट्स को वो ट्रैक्टर की क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इस तरह से जो बाकी के किसान हैं उनको ट्रैक्टर परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से उनकी जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाता है। इसी तरह से जिसके पास ट्रैक्टर है, शायद उसके पास हार्वेस्टर ना हो, तो जब फसलों की कटाई की बारी आती है तो उसको हार्वेस्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी और इंसान के पास, किसी और उस ग्रुप के किसान के पास हार्वेस्टर होगा। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर वो क्या करता है कि सभी किसानों को अपना हार्वेस्टर प्रोवाइड कर देता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि ग्रुप में किसी एक किसान को एक मशीन परचेज करनी पड़ती है, उस एक मशीन को पूरे ग्रुप में यूज कर लिया जाता है। तो इस तरह से इंडिविजुअल किसान को सभी रिसोर्सेज, सभी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे उनकी इनकम भी बढ़ती है, उनका एक्सपेंडिचर भी कम होता है और क्रॉप प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट भी आती है। क्योंकि छोटे छोटे खेत होते हैं, उनको क्लब करके बड़े खेत में कन्वर्ट कर लिया जाता है और बड़े खेत पर बड़े लेवल पर मशीनों के साथ खेती की जाती है। तो इस तरह से उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ती है। फिर जब उसको सेल करने की बारी आती है तो सभी किसान मिल करके एक फिक्स रेट बना लेते हैं, उस रेट से नीचे कोई भी नहीं बेचेगा, तो उनको एक अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है, किसान अपना एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, बट यहां पर एक वर्ड लिखा है, पूलिंग देयर रिसोर्सेज वॉलंटियरली। ये ग्रुप किसान की मर्जी से बनता है। फोर्सफुली आप ना तो किसी को ग्रुप में ला सकते हो, ना उसको आप इनवाइट कर सकते हो। फोर्स नहीं किया जाएगा किसी को भी, उसकी मर्जी से जब उसको लगता है कि मुझे इस ग्रुप में बेनिफिट होने वाला है, तो अपनी मर्जी से वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। तो फिर उस पार्टिकुलर ग्रुप में क्या किया जाता है, किसानों के रिसोर्सेज को पुल अप कर दिया जाता है, मिल बांट करके वो अपने काम कर लेते हैं खेतों में। इस तरह से खर्चा भी कम होता है और उनकी क्रॉप प्रोडक्शन में कुछ इंप्रूवमेंट भी आती है। तो इस मेथड की जो फार्मिंग है उसको कलेक्टिव फार्मिंग बोला जाता है। आगे इसमें लिखता है, देयर इज हेल्प फ्रॉम सोसाइटीज इन बाइंग एंड सेलिंग फार्म प्रोडक्ट्स। इसी तरह से जब कोई प्रोडक्ट खरीदने वाली कंपनी आती है या फिर सोसाइटी आती है, तो क्या करती है, वो किसी एक ग्रुप को अप्रोच करती है। क्योंकि जब किसी को बल्क में परचेसिंग करनी है तो वो एक किसान के पास कितनी फसल होगी, थोड़ी सी होती है, तो उससे कौन खरीदेगा फिर। तो जब ग्रुप में ये लोग काम करते हैं तो ग्रुप में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, तो फिर इकट्ठी उसकी सेलिंग और बाइंग हो जाती है। इस तरह से इनको बेनिफिट होता है, इनको अपनी फसलों को बेचने में दिक्कत कम आती है और साथ में इंडिविजुअल फार्म्स रिमेन इंटैक्ट। इंडिविजुअल जो खेत होते हैं किसानों के, हर किसान के पास छोटा छोटा खेत होता है, बट ग्रुप में क्या करते हैं, उसको सभी खेतों को क्लब कर लेते हैं। ये
उसको एक बड़े खेत की शक्ल देते हैं, वहां पर सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉय कर देते हैं और इस तरह से बड़े स्केल पर खेती करते हैं ये किसान। तो काफी हद तक बहुत सारी कंट्रीज में इस फार्मिंग को काफी सक्सेसफुल बनाया गया है, सक्सेसफुली इसको प्रैक्टिस किया जाता है आज भी। तो हर एक लेक्चर की तरह लास्ट में हम मैप की बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड मैप के ऊपर कौन कौन से रीजन में कलेक्टिव फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। तो अब यहां पर देखोगे, इट इज प्रैक्टिस्ड इन डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्वीडन एंड इटली। ये 5 वो फेमस कंट्रीज हैं जहां पर कलेक्टिव टाइप ऑफ फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आप वैसे HDI रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये 5 वो कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस्ड और मोस्ट डेवलप्ड नेशंस में काउंट किए जाते हैं। यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मैंने जिन 5 कंट्रीज का नाम लिया है, इसमें से सिर्फ इटली को छोड़ करके बाकी जो 4 कंट्रीज हैं, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम एंड स्वीडन, ये चारों कंट्रीज वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड हैं। तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप का जो ये हिस्सा है, इसको मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स में काउंट किया जाता है। तो इन डेवलप्ड नेशंस के अंदर इस तरह की कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है और बहुत हद तक ये फार्मिंग सक्सेसफुल प्रूव हुई है वहां पर। तो ध्यान रखो, अगर इस तरह की इतनी एडवांस और इतनी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये काफी हद तक सक्सेसफुल मेथड है और किसानों को इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, इसीलिए ये इन कंट्रीज में काफी सक्सेसफुल प्रूव हुई है। तो इस तरह से अगर आपको मैप वर्क भी आ जाए कि कोऑपरेटिव फार्मिंग को दुनिया के किस किस पार्ट में प्रैक्टिस किया जाता है, तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, यूरोप का वेस्टर्न पार्ट जिसमें 4 कंट्रीज फेमस हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड्स एंड बेल्जियम, ये 4 कंट्रीज, और साथ में सदर्न यूरोप के अंदर इटली, ये 5 कंट्रीज जहां पर कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं। मैप आपको ध्यान रखना है, कंट्रीज के लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, और अगर आपको मैप वर्क आए तो आप इजिली ताकि इसको लोकेट कर पाओ। आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कलेक्टिव फार्मिंग को।